तो हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ क्लास 10th के फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, है ना। इस तरीक़ा के ही सवाल आते हैं और ऐसा ही बच्चों आएगा। आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए, हो सकता है इसमें भी सवाल आ जाए। तो मैं ऐसा डायरेक्टली कहूँगा नहीं बच्चों कि इसी से सवाल आएगा, बट इसमें से सवाल आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ईजी है और मैं जिस कॉन्सेप्ट पे आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों, वैसा ही कीजिएगा आप, बिल्कुल सब सवाल सही होगा, ठीक है। तो फिजिक्स के ये कुछ सवाल है बच्चों। फिजिक्स के मैंने सारा क्वेश्चन उठाया है, सारा चैप्टर का, जो भी आपका रिफ्लेक्शन से स्टार्ट होता है और इन्वायरमेंट तक जाता है, ठीक है। तो आप इसको देखिए बच्चों और खुद से भी करिए, क्योंकि ऐसा ही आएगा, ओके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या है इसमें। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है जो प्रोड्यूस करता है मैग्नीफिकेशन +4 का। तो ऑब्जेक्ट कैसा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा। पहले तो आपको सोचना है बच्चों कि +4 जब कहीं पे दिया जाए ना बच्चों, मैंने आपको पीछे बता रखा है, मैंने पीछे सारे चैप्टर्स को पढ़ा रखा है जिसमें आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो अगर आप अलाइन नहीं है ना बच्चों, तो वो छोटे छोटे से लेक्चर्स हैं, आप उसे देख लेंगे ना तो बिल्कुल ये सब कर पाएंगे आप। इसी चैनल पे बता रखा है सारा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, प्लस जो होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट को बताता है। प्लस का मतलब हो गया कि वर्चुअल है ये इमेज और इरेक्ट बन रहा होगा। इरेक्ट मतलब सीधा बन रहा होगा। और जब 4 होता है मतलब 4 क्या है, 1 से तो बड़ा है, 1 से बड़ा है मतलब लार्ज बनेगा, इनलार्ज बनेगा, है ना। ऐसा करके सोचिए आप लोग, ये इनलार्ज बन जाएगा। तो इनलार्ज बनेगा तो कब बनेगा, ये आपको याद है बच्चों, कब बनता है इनलार्ज, जब वो फोकस पे नहीं, फोकस पे रहता है तो इन्फिनिटी पे बन जाता है बच्चों इमेज, ये तो बताया रखा है ना। और कॉनकेव मिरर है, बताया भी है। और बिटवीन फोकस एंड पोल ये हो सकता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे करते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इनलार्ज मतलब बड़ा बन रहा है, सेम साइज का नहीं बन रहा है। तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, उसमें छोटा बनता है, स्मॉल बनता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा बी होगा बच्चों, ठीक है। आसान है, आप कर भी लिए होंगे, अगर आप पढ़े हैं तो आप कर लिए होंगे। आगे देखते हैं, ओके। आगे एक और सवाल है बच्चों, बिल्कुल आसान है यार, कर सकते हैं आप लोग। देखिए क्या बोला जा रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दिया हुआ है। ग्लास का बच्चों कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, स्पीड जो है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। और मुझे दिया हुआ है कि लाइट का स्पीड जो एयर में होता है वो कितना होता है, मतलब वैक्यूम में, वो हम लिखते हैं उसको सी से लिखते हैं ना बच्चों। सी इक्वल टू लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। ये ऐसा 8 नीचे लिख दिया गया है, 8 ये ऊपर होता है ना। तो क्या होता है, म्यू का फार्मूला बता रखा है, पीछे भी बता रखा है मैंने। म्यू क्या होता है बच्चों, म्यू होता है C/V, याद रखिएगा। जो ये मैं फार्मूला बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल याद रखना है बच्चों, बिल्कुल ये याद रखना है। जब फार्मूला याद नहीं रखिएगा तो फिर कैसे बनेगा सवाल, नहीं बनेगा ना, इसीलिए फार्मूला याद रखना है। तो ये म्यू इक्वल टू C/V होता है। तो म्यू क्या है, 1.5 इक्वल टू सी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन वी। ये कहाँ पे है, ग्लास में निकलेगा बच्चों, ये ग्लास में। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये आई थिंक कट जा रहा है ना 2 बार में, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कर सकते हैं यार, आसान है ना। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि देखिए, मिरर फार्मूला बताइए और उसमें एक्सप्लेन कीजिए ईच टर्म को। मिरर फार्मूला मैंने नहीं बता रखा है क्या, मैं नहीं बता रखा हूँ, बता रखा हूँ। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अब और आप यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि कौन क्या है। यहाँ पे f क्या होता है, फोकस, मतलब फोकल लेंथ होता है बच्चों, फोकल लेंथ होता है ये, ठीक है। और ये क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, ऐसा पूरा लिखिएगा, ठीक ना। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल मतलब पोल से इमेज की दूरी कितनी है। पोल हम लोग मान के ही सारा डिस्टेंस मेजर करते हैं बच्चों। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से बच्चों, है ना, पोल से इसका। तो ये सब टर्म भी लिख दिया और फार्मूला भी लिख दिया। इतना आसान सवाल आया रखा है। और ये सवाल मैं खुद से नहीं बनाया बच्चों, ये प्रीवियस ईयर पे बेसिस पे बना रखा हूँ, है ना, ऐसा ही आता है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड क्या बोल रहा है, 2 एग्जाम्पल्स भी देना है। तो TIR क्या होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 2 होता है, एक होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
समझ रहे हैं ना। तो इसमें मैं लिख के लाया हूँ क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं हो बच्चों, और ये टू द पॉइंट डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप बिल्कुल इसे याद कर सकते हैं या फिर अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, डिफिनेशन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू मीडियम टू रेयर मीडियम, बिल्कुल सही है। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब थीटा मतलब सी एंगल से ज़्यादा होता है, तभी यहाँ पे TIR होगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होता है उसके लिए, लाइट मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये तो बिल्कुल सही है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, बताता हूँ अभी। ये देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जांपल्स में जैसे स्प्रेकल ऑफ डायमंड होता है, फंक्शनिंग द ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना इंटरनेट के लिए, वो भी उसमें भी TIR का ही यूज होता है, TIR कॉन्सेप्ट का ही यूज होता है बच्चों। देखिए कैसे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ये पूरा यहाँ पे डेंसर मीडियम है बच्चों, ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। कुछ भी लिक्विड हो सकता है ना, ये डेंसर है और ये रेयर है, आप तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो जब डेंसर से किसी लाइट को, डेंसर से मैंने किसी लाइट को ऐसे करके भेजा, ऐसे करके लाइट को भेजा, तो ये क्या होता है ना, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ये बिल्कुल इसके ऐसे ही आ जाता है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ बच्चों, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गया, आप समझ सकते हैं ना। यहाँ पे जब लाइट यहाँ से ऐसे जाया गया ना, तो इसको तो ऐसे मुड़ना चाहिए था, लेकिन इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा सी से भी ज़्यादा है। थीटा सी वो एंगल होता है जब ये TIR का कंडीशन में ऐसे हो जाता है ना। तो यहाँ पे TIR हो रहा है, ऐसे करके ऐसे ही मुड़ जा रहा है, आया समझ में बच्चों। देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल भी ऐसे करके ड्रॉ कर देते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए जब एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है ना वो ग्रेटर देन हो जाता है थीटा सी से, मतलब सी से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा जब हो जाता है एंगल ऑफ सी मतलब क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा करके डायग्राम ही ड्रॉ कर देना है एग्जाम में जाके, क्योंकि यहाँ पे डेंसर से डेंसर में ही रह गया, जबकि ये रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया, समझ गया बच्चों। ये हो गया TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जितना भी लाइट गया सारा रिफ्लेक्ट हो गया। और अगर बोलता सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये कुछ लाइट इधर आता और कुछ लाइट ऐसे चला जाता, है ना। क्लियर होगा आई थिंक, इतना अगर आप लिख दिए एग्जाम में तो सारा मार्क्स मिल जाएगा, है ना। देखिए एक और सवाल है बच्चों, बहुत आसान है ये भी। रे ऑफ लाइट जो कि पास करता है ग्लास स्लैब से, थिकनेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, ठीक है। मुझे दे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू का वैल्यू दे दिया है 1.6, और ग्लास स्लैब का थिकनेस जो है ना बच्चों वो है 5 सेंटीमीटर, थिकनेस 5 सेंटीमीटर है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताना है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो बिल्कुल बता सकते हैं ना यार, कितना आसान हो गया। देखिए मान लीजिए एक ग्लास स्लैब बना दिया हमने, एक ग्लास स्लैब बना दिया और कोई लाइट ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके और ऐसे करके निकल जा रहा है, ठीक है। ये तो पहले भी मैंने बता रखा है। तो इस लाइट को कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसा गया थोड़ी। तो इन दोनों के बीच में जो भी दूरी होता है ना, इसी को डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बच्चों। लाइट ऐसे करके आ रहा है, लाइट ऐसे करके आ रहा है और ऐसे करके चला जा रहा है, ओके। आई थिंक क्लियर होगा आपको। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहूँ ऐसे, देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि मुझे दे दिया है I, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसे भी निकाल सकते हैं। देखिए इसका थिकनेस मुझे दे दिया, ये थिकनेस ही है, ये कितना दिया है, ये कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है। आप लोग को बताना चाहिए बच्चों, गलती नहीं करना। ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये दूरी भी तो 5 सेंटीमीटर ही हो गया, क्योंकि ये दूरी जो है, क्योंकि बच्चों ये दूरी जो है यही वाली तो दूरी है, इतना दूरी यहाँ, इतना दूरी यहाँ, दोनों तो सेम ही है। तो ये 5 सेंटीमीटर का है। तो पहले हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब कि ये तो रेयर है, मतलब एयर है तो μ1 sin I1 पढ़े हैं ना, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, ये तो स्नेल्स लॉ है, पढ़े होंगे। μ1 कितना हो, μ1 बच्चों ये एयर है, एयर में μ1 क्या लेते हैं, वो लेते हैं 1, ठीक है। तो 1 sin of 30 इक्वल टू μ2
जो कि 1.6 दिया हुआ है मुझे बच्चों, इंटू साइन ऑफ आर, साइन आर मुझे निकालना है। तो यहाँ पे ये कितना होगा बच्चों, साइन 30 1/2, और इसको नीचे ला देंगे 1/1.6 इक्वल टू साइन आर। तो मेरा साइन आर ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, हमारा ऐसा कुछ आ रहा है। तो हमें क्या पता करना है, ये डिस्टेंस, मतलब कि ये डिस्टेंस पता करना है। यही तो है, ये और ये तो सेम ही हुआ ना। तो हमें आर पता चल गया, ये आर है, ऐसा कुछ साइन के टर्म में आया है। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, अगर 10 ऊपर 5 हो जाएगा, 5/16 कुछ ऐसा आ रहा है बच्चों। ठीक है, साइन आर हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। यहाँ पे डेटा उतना सही दिया नहीं गया है, लेकिन आपको एग्जाम में डेटा बिल्कुल सही दिया जाएगा ताकि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाए। तो इसको मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ, इसका दिस टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ आर इक्वल टू दिस आ जाएगा। ठीक है, इसका कंपोनेंट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और ये आ गया तो फिर ये भी आ जाएगा, है ना बच्चों। ये आ गया तो हमारा ये भी आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। तो जब आपका साइन आर आ गया ना बच्चों, साइन आर आ गया तो यहाँ से कॉस आर निकाल सकते हैं आप। कॉस ऑफ आर कैसे निकाल सकते हैं, नीचे तो 16 ही रहेगा, क्योंकि अगर आप एक ट्रायंगल बनाना चाहें ना बच्चों ऐसे करके, तो अगर ये आर एंगल है तो साइन आर कैसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/116। और ये कैसे लिख सकते हैं, बेस को 16 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 256 हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, आई थिंक 1, और ये हो जाएगा आपका 231, रूट में आएगा 231 आई थिंक। ये बच्चों डेटा उतना सही दिया नहीं गया है। और अगर 5 सेंटीमीटर कॉस ऑफ आर करिएगा ना बच्चों, तो हमारा ये हाइपोटेनस आ जाएगा, मतलब कि मान लेते हैं ए और बी, ए भी आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। ए बी आ गया तो ए बी का फिर यहाँ पे ये कंपोनेंट ले लीजिएगा, तो ये आंसर आ जाएगा लेटरल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे डेटा बिल्कुल सही दिया नहीं गया है, आई थिंक ऐसा आएगा भी नहीं बच्चों, क्योंकि डेटा को देखकर ही सवाल बनाया जाता है। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा, आर आ जाएगा डायरेक्टली, आप इसके बाद इसको निकाल लीजिएगा। इसको निकालने के बाद ये एंगल पता ही चल जाएगा, दिस टाइम्स ऑफ साइन करेंगे तो ये आ जाएगा। बिल्कुल आसान है ना, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ओके, तो इसमें आगे क्या बोला जा रहा है, आगे भी बिल्कुल आसान ही सवाल है। बोल रहा है कि फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक पर्सन, जिसका 80 सेंटीमीटर है, फार पॉइंट इसको दिख रहा है। मायोपिक मतलब समझ रहे हैं बच्चों, मायोपिक मतलब समझ रहे हैं, मैंने बता रखा था। इसमें क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है, ऐसा ही होता है ना। हाँ, मायोपिक आई में ऐसा ही होता है। तो ये किस टाइप का लेंस लगाने से दूर हो सकता है बच्चों, तो ये तो थ्योरेटिकल सवाल है, आपको पता होना चाहिए। कॉनकेव लेंस जब लगाएंगे ना, इसको पूरा डिटेल में भी मैंने बता रखा है, तो ये मायोपिक पर्सन का इलाज हो सकता है। उसके बाद क्या फिनोमिना होता है, ताकि ये ब्लू कलर का स्काई हमें दिखता है। स्काई जो ऊपर आप देख रहे हैं वो ब्लू कलर का कैसे दिखाई पड़ता है, वो होता है जब प्रकाश यहाँ पे स्केटर होता है, स्केटरिंग होता है ना, मतलब पसर जाता है पूरा, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव बच्चों छोड़ना नहीं है और गलत भी नहीं करना है। देखिए क्या इसमें बोला जा रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। ये भी बता रखा है, सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो हमारा स्काई मतलब आकाश है वो रेड कलर का रेडिश कलर का क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि देखिए बिल्कुल एकदम सटीक आंसर है, ऐसा ही लिखिएगा। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट द सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्गर पाथ। हाँ बिल्कुल सही है। थ्रू एटमोसफेयर शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट लाइक ब्लू वायलेट। ये शॉर्टर वेवलेंथ होते हैं ना, लॉन्ग वेवलेंथ किसका होता है, रेड से उधर से होता है, आपने पढ़ा है ना बच्चों, विब वेयोर। तो इधर से ये सब जो है ना, ये सब इधर वाले रेड वाले, ये सब का हाई वेवलेंथ होता है, हाई वेवलेंथ, और इधर वाले का कम होता है, लेस वेवलेंथ। ठीक है, इन लोग का लेस वेवलेंथ होता है। ओके, तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि शॉर्टर वेवलेंथ जो होता है ना, ब्लू वायलेट, ये सब ब्लू वायलेट ये वाला, वो स्केटर आउट हो जाता है क्योंकि इसका वेवलेंथ ही हाई नहीं है, तो ऐसे ही बिखर जाएगा। और लिविंग लॉन्गर वेवलेंथ, जो लॉन्गर वेवलेंथ के होता है, जैसे ये ऑरेंज और रेड, वो हमारे आंखों तक पहुँच पाते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू।
क्योंकि ये सब तो उधर ही बिखर जाते हैं, इसलिए स्काई जो होता है ना ब्लू कलर का नज़र आ जाता है। लेकिन जब रेड और ऑरेंज का ज़्यादा होता है वेवलेंथ तो जल्दी से हमारे आंखों पे आ पाता है, स्कैटर जल्दी नहीं होता है, आसानी से आप लिख सकते हैं एग्जाम में। फिर से एक और सवाल है, बोल रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ सिलियरी मसल्स, जो हमारे आँख में सिलियरी मसल्स, ये भी बता रखा है। तो वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो आई एडजस्ट करता है कर्वेचर को, आई लेंस टू फोकस लाइट ऑन रेटिना। आइरिस जो है ना, जब हम लोग कहीं एक बैग चले जाते हैं बहुत ब्राइट जगह पे, है ना, तो हमारा आँख क्या करता है, ऐसे सिकुड़ जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है ना। इसलिए सिकुड़ता है क्योंकि वो चाहता है कि मिनिमम लाइट पास हो, जिसकी वजह से रेटिना पे साफ साफ इमेज बन पाए। एक ही बार ज़्यादा लाइट डालेंगे तो नहीं बनेगा ना। और कहीं पे अंधेरा में चले जाते हैं तो हम आँख को ऐसे खोलना पड़ता है, ऐसे करके है ना, ताकि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और दिखाई दे, इसलिए हम, तो इसीलिए मसल्स का कमाल है बच्चों। देखिए नियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं हम, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। भीरू की चीज़ देखना है तो ऐसा करके देख लेते हैं, इंक्रीजेज द कर्वेचर मेकिंग द आई लेंस थिकर, वही बात है। और डिस्टेंट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमारा मसल्स क्या होता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है, ऐसे करके दूर। अगर आप स्टार है आसमान में तो स्टार एकदम आराम से ऐसे करके देखते हैं। लेकिन अगर पास की चीज़ देखना है तो ऐसा करके देखना पड़ता है ना, इसमें मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें भार पड़ती है आंखों पे। तो सिलियरी मसल्स का वही कमाल है बच्चों, और कुछ नहीं, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, और एक आसान सवाल है, बोल रहा है कि एंगुलर मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप ये सब आपको पढ़ना है नहीं, बट मैं बता देता हूँ। टेलीस्कोप में जो होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होता है बच्चों, इसको एम से लिख देते हैं, और ये होता है एफ ओ अपॉन एफ ई। ये आपको नहीं पढ़ना बच्चों, ये छोड़ दीजिएगा, है ना। मैं बता देता हूँ, एफ ओ क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस। आई पीस ये होता है, ऑब्जेक्टिव ये होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस कितना है, वो है 60 और ये आई लेंस का कितना है 10, तो यहाँ तो 10 लिख देंगे, तो ये 6 आ जाता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ये आप छोड़ दीजिए, ये 12th में पढ़ना है ना। एक और यहाँ पे सवाल बहुत इजी लाया हूँ मैं, क्या है ये, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डबल। अगर रेजिस्टेंस को मैंने डबल किया तो व्हाट हैपन विद द करंट, करंट क्या होगा अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। भाई साहब अगर आप रेजिस्टेंस को ही बढ़ा दिए, अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा दिए तो करंट तो कम ही फ्लो होगा, ये तो कंफर्म बात है, करंट तो कम फ्लो होगा। कितना कम फ्लो होगा बच्चों, तो आपने तो पढ़ा है ना, V इक्वल टू आई आर। अगर मैंने पोटेंशियल सेम रखा है, मतलब कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को उलट देना है अपॉन आर। अगर मैंने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया, 2 टाइम्स कर दिया, डबल्स, तो इसको क्या करना होगा, इसको भी 2 टाइम्स कम करना होगा, तभी तो ये कांस्टेंट रह पाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रह पाएगा। तो इसको 2 टाइम्स कम करना होगा, मतलब हाफ करना होगा। बच्चों नहीं समझ रहे हैं, इसको हाफ करेंगे और ये आर वाला इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये कांस्टेंट 1 आ पाएगा, मतलब भी कांस्टेंट हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा आपको, तो हाफ करना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें आगे फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के कौन सा करेक्ट है, ओम्स लॉ हमने पढ़ा है बच्चों, पढ़ा है ना ओम्स लॉ। वो क्या था, ओम्स लॉ क्या था बच्चों, यही तो था ओम्स लॉ। तो इसमें था वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, हाँ ये तो बात सही है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी बात सही है। करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, नहीं ये गलत है। रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये भी बात सही है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग ओम्स लॉ के लिए करेक्ट है, ये जो इक्वेशन है इसी के हिसाब से पूछ रहा है बच्चों। तो ऑब्वियसली बच्चों ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आई थिंक इसमें इनकरेक्ट पूछना चाहिए था, तभी ये होगा। बाकी जैसे भी पूछा आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आपको मेन है कि कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है, आप क्वेश्चन तो कैसे भी कर लोगे बच्चों, है ना। देखिए यहाँ पे भी वैसा ही है, सीरीज अरेंजमेंट में हो रहा है और कनेक्टिंग डोमेस्टिक, जो डोमेस्टिक होते हैं ना बच्चों, डोमेस्टिक एप्लियंसेज, उसको हम सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं, पीछे बता रखा है। क्यों हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं, क्योंकि सीरीज अरेंजमेंट में फेलुअर होगा तो एप्लियंसेज सारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इंटायर सर्किट ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऑल्सो एप्लियंसेज रिसीव द सेम करंट, इट मे नॉट बी सुटेबल, क्योंकि सेम करंट सब में जाएगा, तो ऐसा नहीं है, किसी को तो कम करंट चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, है ना। इसलिए हम पैरेलल का यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आसान है, पढ़ सकते हो बच्चों आप। हीटिंग इफेक्ट बोल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा और उसका एप्लीकेशंस क्या होगा।
तो हीटिंग इफेक्ट को बताने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। यही तो हीटिंग इफेक्ट होता था, रेजिस्टेंस के थ्रू हीट जनरेट होता था, I²RT। इसको आप समझ रहे हैं ना, ये क्या है, हीट जो जनरेट होता था वो होता था I²RT। ठीक है बच्चों, इसमें जैसे इलेक्ट्रिक हीटर्स हो गया, आयरन्स हो गया, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये सब में हाई रेजिस्टेंस का यूज करके हीट जनरेट किया जाता है। क्लियर होगा। बोल रहा है यहाँ पे कि कैलकुलेट द पावर ऑफ अ डिवाइस विद द ड्रॉ 2 एम्पियर करंट। ये सब बच्चों सवाल नहीं छोड़ना है, क्योंकि करंट 2 एम्पियर दे दिया है व्हेन कनेक्टेड टू द वोल्ट, वोल्टेज मुझे दे दिया है 220 वोल्ट। तो बोल रहा है पावर कितना होगा, तो पावर मैंने VI बता रखा है, इसलिए फार्मूला जरूरी होता है ताकि डायरेक्ट आप कर सकें। ठीक है ना, तो 220 कर देंगे इंटू I 2 है तो कितना हो जाएगा, 440 हो जाएगा वाट। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, इतना आसान रहता है। ठीक है, और आगे कुछ सवाल बोला जा रहा है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड मैंने बताया रखा था ऐसे करके होता है, और इसमें ऐसे करके सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके पास होता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी बच्चों। तो इसमें बीच में क्या होगा, यहाँ पे सब तो यूनिफॉर्म जा रहा है ना, सारा यूनिफॉर्म जाता है इसमें बच्चों। तो स्ट्रेट सोलेनॉइड में कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, सारा का सारा यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, मैंने भी बताया वही है। तो बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ अ स्प्लिट रिंग। अच्छा, इलेक्ट्रिक मोटर अगर मैंने बता रखा था पीछे, आप पढ़ लीजिएगा, NCERT में भी दिया रखा है। तो क्या करता है स्प्लिट रिंग का काम, क्या है बच्चों, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो ये करता है रिवर्स द करंट, हाँ रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट प्रोवाइड, नहीं रेजिस्टेंस को तो उसने करता ही नहीं है, स्पार्किंग किंग को ऐसा नहीं करता है, बट ये क्या करता है, रिवर्स डायरेक्शन करता है करंट का। ये सही है, आपने पीछे देखा होगा, उसमें बस एलिमेंट्स को देखना रहता है वो क्या क्या चीज़ें हैं और उसका क्या फंक्शन है। बिल्कुल ये पढ़ लीजिएगा बच्चों, मैंने पीछे भी बता रखा है ये चीज़। प्रिंसिपल ऑफ मोटर, मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, हाँ बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस और फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगता है, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। हाउ डज सोलेनॉइड, जो सोलेनॉइड है बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, मैंने पीछे बताया, सारा चीज़ बता रखा है बच्चों, आप पढ़ लीजिए, है ना। तो बार मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करता है, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन, एप्लीकेशन भी क्या है, क्योंकि when current flow through the solenoid magnetic field inside it is similar to the bar magnet, वैसा ही बिहेव करता है। जब सोलेनॉइड में अगर आप करंट पास करेंगे ना तो ये ऐसे करके पूरा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनने लगता है, ऐसे करके सोलेनॉइड ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है बच्चों, ऐसे करके बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और बार मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है। एप्लीकेशन इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में किया जा सकता है और इलेक्ट्रिक बेल्स में भी किया जा सकता है, आसान है। बोला जा रहा है आगे, अगर हमें 3 एम्पियर का करंट दिया हुआ है, देखिए जो दिया हुआ है ना वो लिख लेना है, करंट मुझे कितना 3 एम्पियर का दिया हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है कि फ्लो थ्रू कंडक्टर ऑफ 2 मिनट, तो टाइम दे दिया, जो दिया वो लिख लीजिए, टाइम कितना है 2 मिनट, 2 मिनट को सेकंड में भी बदल सकते हैं, तो 2 × 60 मतलब कि 120 सेकंड भी दे दिया। तो बोल रहा है ना बच्चों आगे, इट इज़ चार्ज इफ़ द चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज हमें भी पता है 1 इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज हमें भी पता है, कितना पता है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, पता है हमें। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासेज थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन्स पास होगा। आसान है यार, समझ रहे हो सवाल, कोई कंडक्टर है तो उससे कितना इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहा है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 120 सेकंड में कितना पास हो गया होगा बताना है। ठीक है, बता सकते हैं यार, 1-2 फार्मूला का यहाँ पे यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे क्या है मैंने बता रखा है ना बच्चों, जो I होता है वो Q × T होता है ना। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, चार्ज फ्लो क्या होता है, वो होता है करंट पर यूनिट टाइम, वैसा ही समझ सकते हैं। तो करंट 3 एम्पियर था, चार्ज मुझे पता करना है और टाइम मुझे 120 सेकंड दिया हुआ है, तो चार्ज क्या हो गया, Q वो हो गया 300 के 12 40, 1/40 चार्ज आ गया, इतना कूलम्ब आ गया। तो Q = एनी जो होता था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वैसा वहाँ से निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है और Q मुझे 1/40 दे दिया और इलेक्ट्रॉन्स कितना है 1/1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से n बिल्कुल आसानी से निकाला जा सकता है, ऊपर चला जाएगा 10। तो बच्चों आप कैलकुलेट कर सकते हैं यार, आसान है।
16 इंटू 4 कर देंगे, इंटू ऊपर कर देंगे 100 इंटू 10⁻17। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप। पच्चीस चौका 100, 4 चौके 16। और यहाँ से कर सकते हो यार, बहुत आसान है। कैलकुलेशन आप यहाँ से कर लीजिएगा बच्चों, है ना। n कितना आ जाएगा, 25 गुने फिर से 100 बाहर निकाल लेते हैं, एक और 100 बाहर निकाल लेते हैं, और 10⁻, कितना 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13/4 इंटू 4। तो फिर से 25 चौका 100 हो जाएगा 25। तो इसको गुना कर लीजिएगा, 25⁻³ इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है बच्चों। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना आ रहा है, 10⁻13 के वैल्यू के बराबर आ रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा है। ओके बच्चों, यहाँ पे भी दिया हुआ है एक सवाल, बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो नॉन रिन्यूएबल फिर से जनरेट नहीं किया जा सकता है। तो भाई मुझे तो लगता है ये फॉसिल्स फ्यूल है, मतलब कोयला, पेट्रोल, ये सब फिर से जनरेट हम नहीं कर सकते हैं। ये एक बार ही ख़त्म हो जाता है तो हो जाता है ना बच्चों। इसीलिए एनर्जी ऑफ द सन इज़ ड्यू टू, सन का एनर्जी किस कारण से होता है बच्चों, वहाँ पे होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूजन में क्या होता है, जो दो थोड़े थोड़े एटम होते हैं दो, वो दोनों मिलके एक बड़ा एटम्स का निर्माण करते हैं, है ना, बड़ा न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। उसी के कारण वहाँ पे और ज़्यादा हीट जनरेट ही होता रहता है। जब छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल का बनाता है तो वहाँ पे एनर्जी और बढ़ता ही जाता है, वो फ्यूजन होता है। फ्यूजन में क्या होता है, जब बड़ा एटम टूट जाता है छोटे छोटे एटम में, समझे, तो यहाँ पे फ्यूजन ही होगा। ठीक है, बोल रहा है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में क्या क्या होता है, मतलब डिफाइन करना है। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में, सोर्सेज डैट कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली, मतलब नेचुरली वो चीज़, जैसे सोलर एनर्जी है, बार बार सनलाइट आता रहता है, सोलर विंड है ना, हवा। नॉन रिन्यूएबल में क्या है, एक बार फाइनाइट है, वो ख़त्म हुआ तो फिर से जनरेट होने में बहुत टाइम लग सकता है, मतलब बहुत टाइम, हम सोच भी नहीं सकते। कोयला बहुत सालों बाद आएगा, लेकिन ये नॉन, हम इसको जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा डेफिनेशन है। तो बोल रहा है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए किसका, विंड एनर्जी का। विंड एनर्जी का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो यहाँ पे आप मैंने लिख के लाया है, बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ है बच्चों। जो रिन्यूएबल होते हैं और सस्टेनेबल होते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, कॉस्ट इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए, प्रोमोट एनर्जी इंडिपेंडेंस, क्रिएट जॉब भी क्रिएट करता है, स्केल, ये सब ऐसा पॉइंट लिख दीजिएगा। डिसएडवांटेज क्या है इसका, बहुत छोटे छोटे डिसएडवांटेज हैं। वेदर डिपेंडेंट होता है, वेदर अच्छा रहेगा तभी चलेगा। हाई इनिशियल कॉस्ट, शुरू में तो बहुत पैसे लगते हैं। नॉइज़ भी होता है कभी कभी, वाइल्ड लाइफ को कभी इफेक्ट करता है, क्योंकि पक्षी टकरा सकते हैं ना बच्चों, वैसा भी पंखे से पक्षी टकरा सकते हैं। लिमिटेड सूटेबल जियोग्राफिक लोकेशन पे, हर जगह पे ये नहीं लगाया जा सकता है। और क्या यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज चैलेंज होता है, मतलब लिमिटेड आप स्टोर कर सकते हैं। रिक्वायर सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए। ऐसा कुछ चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये थ्योरेटिकल है, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स कीजिए क्लास टेंथ में बच्चों थ्योरेटिकल सवाल भी आ रहे हैं, उनको करना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल्स तो कम ही आते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो बड़ा वाला थैंक यू बच्चों, है ना। अगर आपने समझा तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, सही से कीजिएगा, है ना। आसान ही आता है, टेंशन ज़्यादा लेना नहीं है। बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, बोर्ड्स आसान ही होते हैं। ठीक है, क्लियर होगा, आगे मिलेंगे। ओके, बाय।